आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ लैंडमार्क जजमेंट्स डिस्कस करूंगा। आप चाहे तो आप चाहे तो इन्हें लर्न कर सकते हैं और ये मैं आपके ऊपर डिस्क्रिप्शन छोड़ता हूँ। आपकी तैयारी कैसी है, आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है, उसके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन आप इन केसेस को लर्न करेंगे तो इसका फ़ायदा आपको बहुत मिलेगा, ये बात पक्की है। चलिए, तो लेकिन इसका फ़ायदा है इसीलिए मैं इन्हें करवा रहा हूँ आज, और लगभग 30 केसेस मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, फिर आपके फीडबैक के ऊपर डिपेंड करती है बात, और भी दे सकता हूँ अगर आप चाहें तो। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं आपको और भी दे सकता हूँ। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में इन केसेस में सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं कोब वर्सेस ब्रीक की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कोब वर्सेस ब्रीक की। ब्रीक की कोड वर्सेस बिग की क्या कहा इसमें? मैक्सिमम है डेलीगेट्स नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेट अप्लाइज टू डायरेक्टर्स। इसका मतलब ये है कि जिसको आपने पावर दी है वो आगे पावर नहीं दे सकता। लेकिन ये 1845 का केस है, और अगर हम इसे आज के कंटेक्स्ट में देखें तो सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स एंड एक्ट, जहां एक्ट और आर्टिकल्स डायरेक्टर्स को डेलीगेट करने की पावर देता है तो वहां तो डेलीगेट कर सकता है। यानी जहां आर्टिकल्स और एक्ट ने पावर डायरेक्टर्स को डेलीगेट करने की पावर नहीं दी। डेलीगेट का मतलब समझ गए आप? डेलीगेट का मतलब होता है कि पावर दूसरे को देना। जैसे मैंने आपको कुछ दिया, आप वो आगे पावर किसी और को दे दो। तो डायरेक्टर खुद डेलीगेट ही है। डायरेक्टर खुद डेलीगेट ही है। डायरेक्टर को पावर किसने दी? शेयर होल्डर ने दी, एक्ट ने दी, आर्टिकल ने दी। तो वो आगे फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकते, बट हाँ, सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स एंड एक्ट दे कैन डू सो, दे कैन डेलीगेट। कोब वर्सेस ब्रिकी का केस। ठीक है, आप इन केसेस को एक और यूज कर सकते हैं। जब आप आंसर लिखेंगे ना, तो इन केसेस को रेफर करेंगे तो आपका आंसर सुंदर लगेगा, आपका आंसर होलसम लगेगा, मेच्योर लगेगा, अच्छा लगेगा, और ज़्यादा नंबर लेकर आएगा। अब ये मेहनत जो है मैं अपने एंड से तो करवा रहा हूँ, लेकिन आप पे छोड़ता हूँ मैं ये। ठीक है, क्लास में इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, आपको नोट्स इसके मिल जाएंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। या आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। रीगल हेस्टिंग्स लिमिटेड वर्सेस गुलिवर एंड अदर्स 1942 का केस है। 100 साल के बाद हम आ गए हैं। इससे पहले 1845 का केस डिस्कस किया, अभी 1942 का केस डिस्कस करेंगे। डायरेक्टर शैल बी लायबल ऑन अकाउंट फॉर एनी सीक्रेट प्रॉफिट मेड बाय देम बाय ब्रीच ऑफ देयर फिड्यूसरी ड्यूटी। फिड्यूसरी मतलब रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट। फिड्यूसरी का क्या मतलब है यहाँ पे केस नंबर 2 में? फिड्यूसरी मीन्स रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट। डायरेक्टर्स का और कंपनी का और शेयर होल्डर का रिलेशनशिप कैसा है? विश्वास का रिश्ता है, रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट है। तो डायरेक्टर्स को ये चाहिए कि इस विश्वास को ना तोड़ें और सीक्रेट प्रॉफिट ना कमाएं। प्रॉफिट कमाने में हम नहीं मना कर रहे, ठीक है, बिना प्रॉफिट कमाना गलत बात नहीं होती। लेकिन डायरेक्टर और कंपनी के बीच में क्योंकि विश्वास का रिश्ता है, और जहां विश्वास का रिश्ता हो, आप बता के प्रॉफिट कमा लो, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको सीक्रेट प्रॉफिट्स नहीं कमाने चाहिए। 1942 का केस है। बैरन वर्सेस पोर्टर का केस 1914 का केस डिस्कस करेंगे। वेयर डायरेक्टर्स आर अनेबल टू अनविलिंग टू एक्ट, द शेयर होल्डर्स में इंटरवेन टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू इंश्योर द वर्किंग ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर्स काम करना नहीं चाहते हैं, डायरेक्टर्स आर नॉट यूजिंग देयर पावर्स, इसीलिए कंपनी में डेडलॉक क्रिएट हो गया है। केस नंबर 3 की बात कर रहे हैं, बैरन वर्सेस पोर्टर के केस में। आपके बेटा आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, अगर आप इन केसेस को कोट करके आओगे तो आपका अच्छा लगेगा, आपका बेटा, आपका अच्छे मार्क्स आएंगे, और इन पे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आ सकते हैं। वेयर डायरेक्टर्स आर अनेबल टू अनविलिंग टू एक्ट, अनेबल्ड और अनविलिंग टू एक्ट। डायरेक्टर दो बात कर रहे हैं, देखो बेटा, एक तो अनेबल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर दो बात की जा रही है। एक अनेबल की बात की जा रही है, एक अनेबल की बात की जा रही है, और एक अनविलिंगनेस की बात की जा रही है। एक तो अनेबल की बात की जा रही है और एक अनविलिंगनेस की बात की जा रही है। आप ध्यान से बेटा मेरी बात को सुनेंगे और समझेंगे। डायरेक्टर आर अनेबल और अनविलिंग, अनेबल भी है, अनविलिंग टू एक्ट है। तो आप ध्यान से इस शेडिड को देखेंगे, इस शेडिड पार्ट को आप देखेंगे। शाबाश। अनेबल और अनविलिंग टू एक्ट का मतलब क्या है
कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं या वो अनविलिंग है, चाहते नहीं है करना। दो बातें हैं। आप इस शेडेड वर्ड को देखिए बेटा, शाबाश। दो बातें हैं। दो बातें क्या है कि वो काम करना चाहते नहीं है या वो काम कर नहीं पा रहे हैं किसी रीजन से। द शेयर होल्डर मे इंटरवेन टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू इंश्योर द वर्किंग ऑफ द कंपनी। तो शेयर होल्डर बीच में दखल दे सकते हैं और वो ये इंश्योर कर सकते हैं कि कंपनी का काम चलता रहे, कंपनी के काम में बाधा ना आए। फोर्थ केस में पढ़ेंगे विश्वनन वर्सेस डिफेंस बारियर्स एस्बेस्टोस एंड पेंट्स लिमिटेड। विश्वनन वर्सेस डिफेंस बारियर्स एस्बेस्टोस एंड पेंट्स लिमिटेड 1953 का केस है। वेयर बोर्ड हैज बिकम इनकॉम्पिटेंट, वेयर, शाबाश, आप डिफरेंट केसेस को यहाँ पे नोट कर सकते हैं। वेयर बोर्ड हैज बिकम इनकॉम्पिटेंट टू एक्ट द शेयर होल्डर्स में इंटरवेन। और इस केस में भी ये कहा गया जहां बोर्ड इनकॉम्पिटेंट हो जाए, शेयर होल्डर बीच में दखल दे सकते हैं। केस नंबर 3 और 4 का तो काफ़ी यूज हो सकता है आपके आंसर्स लिखने में बेटा। ऐसे करके बेटा मैं 30 केस डिस्कस करने वाला हूँ। अब तक मैंने फर्स्ट में क्या डिस्कस किया, और एक बार दोबारा से हम रिपीट करेंगे। फर्स्ट, को वर्सेस बिग की डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेट अप्लाइज टू डायरेक्टर्स। इसका मतलब ये है कि डायरेक्टर डेलीगेट आगे नहीं कर सकते हैं बट सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स और एक्ट। और दूसरा केस हमने देखा बेटा रीगल हेस्टिंग्स लिमिटेड वर्सेस गुलिवर एंड अदर्स। इस केस में ये कहा गया कि डायरेक्टर शैल बी लायबल ऑन अकाउंट फॉर एनी सीक्रेट प्रॉफिट मेड बाय देम बाय ब्रीच ऑफ देयर फिड्यूसरी ड्यूटी। फिड्यूसरी ड्यूटी का मतलब मैंने आपको बताया। बैरन वर्सेस पोर्टर का मतलब ये बताया। और थर्ड और फोर्थ केस में मैसेज सेम है, कोर्ट के डिसीजन का इम्प्लीकेशन सेम है। वो क्या है कि अगर डायरेक्टर्स काम करना नहीं चाहते या वो काम नहीं कर सकते तो उस काम को कौन करेगा, उस काम को शेयर होल्डर करेंगे। शेयर होल्डर बीच में दखल दे सकते हैं। हचिनसन वर्सेस बेरिलाइट लिमिटेड 1967 का केस है। ठीक है बेटा, आइए बेटा, हचिनसन वर्सेस ब्रेलेट लिमिटेड का केस है 1967 का। नॉन डिस्क्लोजर बाय डायरेक्टर्स रेंडर्स द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी एंड मेक्स द डायरेक्टर लायबल टू अकाउंट फॉर द सीक्रेट प्रॉफिट। अगर डायरेक्टर ने सीक्रेट प्रॉफिट कमाया है और उसका डिस्क्लोज नहीं किया तो अब क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के ऑप्शन पर वॉइडेबल है। वॉइडेबल मतलब क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे बेटा। हेली वर्सेस हचिनसन वर्सेस ब्रेलन लिमिटेड के केस में हम पढ़ेंगे, फिफ्थ केस पढ़ रहे हैं। नॉन डिस्क्लोजर बाय डायरेक्टर्स रेंडर द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी एंड मेक्स द डायरेक्टर लायबल टू अकाउंट फॉर द सीक्रेट प्रॉफिट। ठीक है बेटा, वॉइडेबल का मतलब ये है कि कंपनी के पास ऑप्शन है, कंपनी उसे वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। अगर कंपनी उसे वॉइड डिक्लेयर कर देगी, ठीक है बेटा, तो डायरेक्टर्स और उसे वॉइड डिक्लेयर कर देगी, दैट मीन्स कैंसिल हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्टर से सारे सीक्रेट प्रॉफिट कंपनी वसूल कर पाएगी। शाबाश बेटा, ये 5 केस हमने देखे। आगे हम देखेंगे बेटा 6th केस पढ़ेंगे, हैरिस वर्सेस नॉर्थ डेवन रेलवे। डायरेक्टर्स आर ट्रस्टीज इन रिस्पेक्ट ऑफ पावर्स ऑफ फॉरफिटिंग शेयर्स। डायरेक्टर्स आर ट्रस्टीज इन रिस्पेक्ट ऑफ पावर्स ऑफ फॉरफिटिंग ऑफ शेयर्स। समझ में आता है कि नहीं आई? इसमें बेटा क्या है कि क्या डायरेक्टर ट्रस्टी होते हैं? नहीं, डायरेक्टर ट्रस्टी तो नहीं होते, डायरेक्टर ट्रू सेंस में ट्रस्टी नहीं होते। तो इस सेंस में कि शेयर होल्डर ने, इस सेंस में देखिए कि शेयर होल्डर ने कॉल मनी पे नहीं करी और डायरेक्टर को आर्टिकल्स ने फॉरफीचर की पावर दी, तो डायरेक्टर कुड एक्ट एज ट्रस्टी फॉर दोज शेयर्स। ये बात बेटा है। और 6th केस पढ़ा कि डायरेक्टर्स आर ट्रस्टीज इन रिस्पेक्ट ऑफ पावर्स ऑफ फॉरफिटिंग शेयर्स। ये बात हमने डिस्कस करी कि अगर आर्टिकल्स ने ये कहा है कि कंपनी को अगर कोई शेयर होल्डर कॉल मनी पे नहीं करेगा तो डायरेक्टर्स उस शेयर्स को फॉरफिट कर लेंगे, और जब डायरेक्टर्स उन शेयर्स को फॉरफिट कर लेंगे तो दे एक्ट लाइक ट्रस्टीज। पीआरसी वर्सेस एस मिल्स एंड कंपनी 1920 का केस है। डायरेक्टर्स आर ट्रस्टीज इन रिस्पेक्ट ऑफ पावर्स ऑफ इशूइंग द अनइशूड शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड मेकिंग द अलॉटमेंट देयरऑफ। आई थिंक क्लियर है। 7th केस पीआरसी वर्सेस। इन द ट्रू सेंस ये बात अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, क्या डायरेक्टर ट्रस्टी है? नहीं भाई, अगर आप इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो डायरेक्टर्स आर नॉट ट्रस्टीज। ठीक है बेटा, डायरेक्टर्स आर नॉट ट्रस्टीज बट देयर पोजीशन ट्रस्टी से मिलती है।
लेकिन उनके बीच में फिड्यूसरी रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट जरूर है, लेकिन वो ट्रस्ट ही नहीं है। क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया वर्सेस माधव एल आप्टे का केस है ये। Public company can't adopt any other additional disqualifications in its articles for appointment of directors. क्रिकेट क्लब 1975 का केस है। क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया वर्सेस माधव एल एप्टे। हमने डायरेक्टर्स की डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ी थी। डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन प्राइवेट कंपनी के पास तो छूट होती है कि वो अपने आर्टिकल्स में और एडिशनल डाल सकती है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में केवल वही डिस्क्वालिफिकेशंस को रेफर कर सकती है जो कि उसके बारे में एक्ट में दिए हैं। क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया वर्सेस माधव एल आप्टे। दुष्यंत डी अंजारिया वर्सेस वॉल स्ट्रीट फाइनेंस 2001 का केस है बेटा ये। एडिशनल डायरेक्टर्स विल सीज टू बी डायरेक्टर्स ऑन द लास्ट डे ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड बट नॉट हेल्ड। एडिशनल डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट हमने देखी थी बेटा। एडिशनल डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कब तक होगी? जब तक एनुअल जनरल मीटिंग तक होगी। अगर मान लीजिए किसी कारण से एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हो पा रही है तो क्या एडिशनल डायरेक्टर अपने ऑफिस में कंटिन्यू करेंगे? तो इस केस में दुष्यंत डी अंजारिया वर्सेस वॉल स्ट्रीट फाइनेंस 2001 के केस में कोर्ट ने ये फैसला दिया कि एनुअल जनरल मीटिंग अगर नहीं कन्वेन की जा पा रही है तो एडिशनल डायरेक्टर विल सीज मतलब रुक जाते हैं टू बी डायरेक्टर्स, यानी एडिशनल डायरेक्टर्स की तरह कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, वो सीज हो जाएंगे ऑन द लास्ट डे ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड बट नॉट हेल्ड। शाबाश। नाइन्थ केस को आपने ध्यान से नोट कर लेना है बेटा, बहुत अच्छा सा केस है ये। इसकी बेटा एक्सट्रैक्ट, इनका एक प्रिंट्स आपको क्लास के बाद या क्लास के पहले ज़रूर मिल जाएंगे। और अभी इन केसेस को सिर्फ सुन लीजिए और इनमें से जो केसेस आपको नहीं समझ में आए आप मुझे व्हाट्सएप करके उन केसेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हम 10th केस पढ़ेंगे। आरओसी वर्सेस ओडिशा पेपर प्रोडक्ट्स 1988 का केस है। नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन बाय डायरेक्टर टू बी इफेक्टिव शुड बी सेंट टू द कंपनी। नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन बाय डायरेक्टर टू बी इफेक्टिव शुड बी सेंट टू कंपनी। 10th केस हम पढ़ेंगे। नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन बाय डायरेक्टर टू बी इफेक्टिव शुड बी सेंट टू कंपनी। आरओसी वर्सेस ओडिशा पेपर प्रोडक्ट के केस में नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन बाय डायरेक्टर टू बी इफेक्टिव शुड बी सेंट टू कंपनी। अगर डायरेक्टर का अब केस नंबर 10 को एक बार ध्यान से देखेंगे। केस नंबर 11 देखेंगे। एम चोकिलंगम वर्सेस सुंदरम फाइनेंस सर्विस 2001। A director will not be liable for an offence committed by a company after his resignation। यानी डायरेक्टर के रिजाइन देने के बाद जो काम हुए हैं डायरेक्टर्स उन कामों के लिए लायबल नहीं हो सकता। केस नंबर 12 पढ़ेंगे। ऑफिशियल लिक्विडेटर सुप्रीम बैंक लिमिटेड वर्सेस पी.ए. तेंदुलकर 1973। डायरेक्टर में बी हेल्ड लायबल इवन इफ इट नॉट पर्सनली इन्वॉल्व्ड इन द फ्रॉड इफ ही इज नेग्लिजेंट। अगर डायरेक्टर नेग्लिजेंट है, लापरवाह है, वो फ्रॉड में चाहे डायरेक्टली शामिल नहीं है, ठीक है। और ऑफिशियल लिक्विडेटर इस केस में क्या हुआ था कि कंपनी वाइंड अप के टाइम पर कुछ फ्रॉड डिटेक्ट हुए थे इस केस के अंदर, तो एक डायरेक्टर को इसमें इसलिए लायबल कर दिया गया क्योंकि वो नेग्लिजेंट था, लापरवाह था। तो ध्यान से सुन लीजिए, इस केस का आप काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। जब वाइंडिंग अप चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ भी इस केस का यूज़ होगा। आप ध्यान से इस केस को नोट कर लीजिए। ऑफिशियल लिक्विडेटर सुप्रीम बैंक लिमिटेड वर्सेस पी.ए. तेंदुलकर 1973 का केस है। डायरेक्टर्स में बी हेल्ड लाइबल इवन इफ नॉट पर्सनली इन्वॉल्व्ड इन फ्रॉड इफ ही इज नेग्लिजेंट। अगर वो नेग्लिजेंट है, चाहे वो फ्रॉड में शामिल ना हो, लेकिन उसको लाइबल ठहराया जा सकता है। ठीक है बेटा। केस नंबर 12 आपने देखा ध्यान से। अब आप देखेंगे केस नंबर 13। वेंकटा चालापति वर्सेस गुंटूर मिल 1929 का ही केस है। Where the whole body of directors is aware of interest of a director, a formal disclosure is not necessary. Where the whole body of directors is aware of interest of a director, a formal disclosure is not necessary. एक किसी मैटर में कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड था और सभी डायरेक्टर्स को ये पता था कि ये डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, तो वहाँ पे फॉर्मल नोटिस, अगर इंटरेस्ट का फॉर्मल नोटिस नहीं भी है तो भी काम
चल सकता है 1929 के केस में, ऐसा कहा गया। वर्के सोरियर वर्सेस केरलिया बैंकिंग कंपनी लिमिटेड 1957 का केस है। Section 176 of Companies Act 2013, earlier Section 290 of the Companies Act 1956, doesn't validate act of a person such as MD, manager or secretary. सेक्शन 176 मैंने शायद आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं किया है 14th में, शाबाश। सेक्शन 176 शायद मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस अभी नहीं किया है, तो हम ध्यान से इस बात को आगे से समझेंगे। 176 सेक्शन क्या कह रहा है। सेक्शन 176 की बात हम करेंगे पहले, क्योंकि सेक्शन 176 मैंने अभी आपके साथ डिस्कस नहीं किया है, लेकिन मैं सेबी एक्ट आपको पढ़ा चुका हूं। जो लैंग्वेज सेक्शन 176 ने यूज करी है वो लैंग्वेज सेबी एक्ट में भी यूज हुई है, आपको पढ़ते ही याद आ जाएगा। आइए, जैसे हम सेबी एक्ट में करते थे कि अगर सेबी एक्ट में बोर्ड की सेबी की अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिफेक्ट है तो सेबी के काम इनवैलिड नहीं होंगे, कुछ इस तरह का सेक्शन है ये। सेक्शन 176 कुछ इस तरह का सेक्शन है। आप ध्यान से इस बात को नोट करेंगे बेटा। पहले हेडिंग नोट करिए, डिफेक्ट्स इन अपॉइंटमेंट। पहले आइए हेडिंग नोट करेंगे इसकी, शाबाश। हेडिंग हम नोट करेंगे सबसे पहले, तो आप हेडिंग नोट करिए, डिफेक्ट्स इन अपॉइंटमेंट। डिफेक्ट्स इन अपॉइंटमेंट ऑफ directors not to invalidate action taken. Defects in appointment of directors not to invalidate action taken. आप ध्यान से बात को समझेंगे, शाबाश। No act done by a person हेडिंग आप ध्यान से नोट करिए पहले तो, डिफेक्ट्स इन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स नोट टू इनवैलिडेट एक्शन। अगर डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट में कुछ डिफेक्ट्स आप लेटर ऑन बाद में कुछ डिफेक्ट्स निकाल लेते हैं, तो उस दौरान डायरेक्टर्स के काम प्रोटेक्टेड रहेंगे, डायरेक्टर के काम इनवैलिड नहीं होंगे, यानी उनका लीगल इम्प्लीकेशन खत्म नहीं होगा। No act done by a person as a director, no act done by a person as a director shall be deemed to be invalid, ठीक है। notwithstanding का मतलब क्या है बेटा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, notwithstanding that it was subsequently noticed that his appointment
his appointment was invalid, was invalid by reason of any, by reason of any defect और डिस्क्वालिफिकेशन, किसी डिफेक्ट के चलते, किसी डिस्क्वालिफिकेशन के चलते अगर उसकी अपॉइंटमेंट इनवैलिड हो चुकी है, इनवैलिड हो गई है, और इनवैलिड होने के पीछे रीज़न क्या है, कोई डिफेक्ट है या कोई डिस्क्वालिफिकेशन है। शाबाश। डिफेक्ट और डिस्क्वालिफिकेशन, और हैड टर्मिनेटेड, और हैड terminated by virtue of any provision contained in this act, contained in this act or in the articles, or in the articles of association। ठीक है, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से आपको ये बात समझनी है। शाबाश बेटा, बहुत ध्यान से आपको ये बात समझनी है कि हमारे एक्ट में, मैं समझा रहा हूँ, इंटरप्रिटेशन समझा रहा हूँ इसका, अब मैं इंटरप्रिटेशन समझा रहा हूँ इसका, आप ध्यान से सुनेंगे। हमारे एक्ट में और आर्टिकल्स में कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस दी हैं, डिस्क्वालिफिकेशंस दी हैं, ठीक है। इन डिस्क्वालिफिकेशन के चलते डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो चुका है। तो डिस्क्वालिफिकेशन, डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड हो चुका है और कंपनी को ये बात बाद में नोटिस में आती है कि डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड हो चुका है। इन बिटवीन जो काम हुए हैं, क्या वो इनवैलिड होंगे या वैलिड होंगे, सेक्शन 176 हम पढ़ रहे हैं इसके लिए। तो सबसे पहले इसका हेडिंग देखिए, हेडिंग क्या कह रहा है आपको, आप शाबाश, आप ध्यान से नोट करेंगे। डिफेक्ट्स इन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स नोट टू वर्ड बोल रहा है बेटा, इनवैलिडेट एक्शंस टेकन। यानी जब तक कंपनी को ये बात नहीं पता कि डायरेक्टर अगर डिस्क्वालीफाइड हो चुका है, तो तब तक कंपनी के जो कंपनी के वो पावर्स जो डायरेक्टर्स ने यूज की हैं वो इनवैलिड नहीं होंगी। ठीक है बेटा, इसके साथ एक प्रोविजो भी दिया है, आइए उस प्रोविजो को भी पहले पढ़ लें हम एक बारी, फिर हम इकट्ठा इंटरप्रेट करेंगे। प्रोवाइडेड दैट, इस प्रोविजन को भी एक बारी हम ध्यान से समझ लें। प्रोवाइडेड दैट, provided that nothing in this section, nothing in this section shall be deemed to give validity, to give validity provided that nothing in this section shall be deemed to give validity to any act done, to any act done, शाबाश, आप ध्यान से बात को सुनेंगे। by the director after his
after his appointment, after his appointment, has been noticed by company, has been noticed by company to be invalid, to be invalid, or to have been terminated, or to have terminated. आप प्रोविजो को भी ध्यान से देखेंगे एक बारी। आपने बॉडी को तो ध्यान से देखा, सेक्शन की बॉडी को ध्यान से देखा, अब आप प्रोविजो को भी ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है प्रोविजो? प्रोविजो में क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन होता है। जो ऊपर रूल पड़ा उसको कॉन्ट्राडिक्शन होगा। Nothing in this section shall be deemed to give validity to any act done by a director after his appointment has been noticed by the company to be invalid। ठीक है बेटा, आइए इसके हम एक डायग्राम के तौर पे समझेंगे। इसे हम एक डायग्राम के तौर पे समझेंगे। शाबाश। This is the date of appointment. This is the date of appointment and there was 10 directors in the company। assumption लेते हैं ये date of appointment थी और ये थी बेटा date of disqualification। इसे हम क्या बोल रहे हैं? date of disqualification। date of disqualification और this is the date on which company comes to know that one of its director has become disqualified। क्या कह रहा है सेक्शन 176? आपको ध्यान से नोट करेंगे। इस दिन डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हुआ, यहाँ डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हुआ, ठीक है। ये वो पीरियड था जब डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड था। इस पीरियड में जो रेड एरिया है, इस पीरियड में डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड था, ठीक है। और सेक्शन की बॉडी ये कह रही है कि इस पीरियड के अंदर जब वो डिस्क्वालीफाइड था तो जो भी एक्ट्स ऑफ द कंपनी स्टैंड्स वैलिड। एक्ट्स ऑफ द कंपनी, ये सेक्शन की बॉडी कह रही है, एक्ट्स ऑफ द कंपनी स्टैंड वैलिड। जो कंपनी के काम है वो वैलिड रहेंगे, वो इनवैलिड नहीं होंगे, इस वजह से कि डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो चुका है। लेकिन इस डेट के बाद की बात कर रहे हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं यहाँ के बाद की, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ के बाद की। कंपनी को नोटिस हो चुका है इस डेट पर कंपनी को नोटिस हो चुका है कि एक डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो चुका है और उस डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर को रिमूव नहीं किया जाता और कंपनी start doing, the board of directors of the company continue to do acts like before। और पहले की तरह डायरेक्टर काम करते रहते हैं और डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर को रिमूव नहीं किया जाता। अगर डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर को रिमूव नहीं किया जाता तो सेक्शन 176 का प्रोविजो ये कहता है कि नोटिस मिलने के बाद फिर वो काम कंपनी अगर करती है उस डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर के साथ तो वो काम इनवैलिड माने जाएंगे, वो काम वैलिड नहीं माने जाएंगे।
आप प्रोविजो को ध्यान से एक बारी पढ़ेंगे। शाबाश, आपने नोट भी करना है और पढ़ना भी है। आप प्रोविजो को ध्यान से पढ़िए। शाबाश, एनालिसिस कीजिए प्रोविजो को। समझ में नहीं आया तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू जरूर क्वेश्चन पूछेंगे। Nothing in this section shall be deemed to give validity to any act done by the director after his appointment has been noticed by the company to be invalid or to have terminated। और सेक्शन की बॉडी इससे पहले हमने पढ़ी, डिफेक्ट्स इन द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर नोट टू इनवैलिडेट एक्शन टेकन। ठीक है बेटा। और कंपनी का कोई डायरेक्टर अगर डिस्क्वालीफाई हो जाए, कंपनी उस दौरान उस डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर के साथ कोई काम कर ले तो वो काम इनवैलिड नहीं माना जाएगा। आइए अब हम पढ़ेंगे रिलेवेंट केस लॉ जो हम कर रहे थे। केस नंबर 14 कर रहे थे बेटा, सेक्शन 176 के ऊपर केस नंबर 14 हमने किया। अब सेक्शन 176 की नॉलेज आपको मिल गई है। अब केस नंबर 14 को आप पढ़ेंगे। वर्के सोरियर वर्सेस केरलिया बैंकिंग कंपनी लिमिटेड 1957 का केस है। सेक्शन 176 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अर्लियर ये सेक्शन 290 कंपनीज एक्ट 1956 में इस सेक्शन को हम 290 पढ़ते थे, लेकिन अब आपको नया सेक्शन पढ़ना है, पुराना आपको नहीं पढ़ना। डज नॉट वैलिडेट एक्ट्स ऑफ अ पर्सन सच एज एमडी, मैनेजर और सेक्रेटरी। ठीक है, तो सेक्शन 176 इज नॉट एप्लीकेबल टू एमडी, मैनेजर और सेक्रेटरी। यानी एमडी, मैनेजर और सेक्रेटरी अगर डिस्क्वालीफाई हो जाए, ठीक है, तो सेक्शन 176 इनके कामों को प्रोटेक्शन नहीं देता। एमडी के काम को प्रोटेक्शन नहीं देता, मैनेजर के काम को प्रोटेक्शन नहीं देता और सेक्रेटरी के काम को भी प्रोटेक्शन नहीं देता। सेक्शन 176 आप ध्यान से बात को नोट करेंगे। और ये केस नंबर 15 बहुत इम्पोर्टेंट, ये केस नंबर 15 बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए ध्यान से आप इसे नोट करेंगे। ओरिएंटल मेटल प्रेसिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस बीके ठाकुर 1961। ये बहुत मशहूर केस है बेटा डायरेक्टर्स का। ओनली इंडिविजुअल शुड बी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। ऑफिस ऑफ डायरेक्टर बीइंग ऑफिस ऑफ ट्रस्ट, देयर शुड बी समवन रेडिली अवेलेबल हु कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। यानी इसका मतलब ये है, सेक्शन नंबर ये केस नंबर 15 जो हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब सीधा सा मतलब ये है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी की डायरेक्टर नहीं बन सकती, एक पार्टनरशिप फर्म कंपनी की डायरेक्टर नहीं बन सकती, एक सोसाइटी कंपनी की डायरेक्टर नहीं बन सकती, एक ट्रस्ट कंपनी की डायरेक्टर नहीं बन सकती। ठीक है, यानी कंपनी का डायरेक्टर कौन बन सकता है? कंपनी का डायरेक्टर सिर्फ इंडिविजुअल बन सकता है। इंडिविजुअल बोले तो नेचुरल पर्सन। क्यों ऐसा है? क्योंकि डायरेक्टर की पोजीशन, डायरेक्टर्स के पास कंपनी का कंट्रोल होता है। डायरेक्टर्स एक्सरसाइज द कंट्रोल ऑफ द कंपनी, they exercise the control of the company in the situation of need in such circumstances जहाँ पे requirement है responsible persons की, तो there must be some person who are readily available to give answers to the questions. So that's why Oriental Metal Pressing Works Private Limited versus बीके ठाकुर के केस में कोर्ट ने ये फैसला दिया, only individual should be director of the company, office of director being office of trust, there should be someone readily available who can be held responsible। ये केस नंबर 15 आपने किया एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम पढ़ेंगे बेटा केस नंबर 16, रामास्वामी लिंगर वर्सेस ब्रह्म्या एंड कंपनी। डायरेक्टर्स आर ट्रस्टीज ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर्स आर ट्रस्टी ऑफ द कंपनी। इस केस में ये फैसला दिया, ठीक है, लेकिन ये डिफरेंट व्यूज है बेटा कोर्ट का। कोई कोर्ट ट्रस्टी मानता है उसे, कोई कोर्ट नहीं मानता। तो इस कोर्ट में डायरेक्टर्स को कंपनी शेयर होल्डर के बिहाफ पे ट्रस्टी माना था। आर खोंडा रमन वर्सेस सीआईटी का केस है 1957। देयर इज नथिंग in law to prevent a director from accepting employment with company by entering into contract। यानी जो होल टाइम डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी का एम्प्लॉय भी होता है। एमडी जो होता है बेटा वो कंपनी का एम्प्लॉय भी होता है और कंपनी का डायरेक्टर भी होता है। और ऐसे ही होल टाइम डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है और कंपनी का डायरेक्टर भी हो सकता है। तो इस केस में कहा कि डायरेक्टर, हाँ, डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है। लॉ में ऐसी रुकावट नहीं है कि डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय
नहीं हो सकता। ये बात हमने आर आर खोटा आर आर खोटा द्रमन, ये बेटा केस की आप ढंग से इसकी प्रोनाउंसिएशन करेंगे, केस नंबर 17 की। ठीक है, आर आर खोतंद्रमन वर्सेस सीआईटी की केस में कहा कि डायरेक्टर्स कुड बी एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। केस नंबर 18 की बात करेंगे, नीडल इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड वर्सेस नीडल इंडस्ट्रीज, शाबाश, न्यू वे का कंपनी होल्डिंग्स लिमिटेड 1981 का केस है ये। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कांट अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर्स विदाउट अथॉरिटी अंडर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो कोर्ट ने ये फैसला दिया कि अगर एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं तो डायरेक्टर्स के पास आर्टिकल्स में अथॉरिटी होनी चाहिए, बिना ऐसी अथॉरिटी के वो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। ऐसा नीडल इंडस्ट्री के केस में कोर्ट ने फैसला सुनाया। अनंत लक्ष्मी अमल वर्सेस इंडियन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड 1952 का केस है। रिटायरिंग डायरेक्टर ऑटोमेटिकली रिटायर इफ एनुअल जनरल मीटिंग इज नॉट हेल्ड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। 19 केस कि अगर एनुअल जनरल मीटिंग नहीं करी तो जो रिटायरिंग डायरेक्टर्स हैं वो ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाएंगे। ऐसा इसको आप सेक्शन रिलेवेंट सेक्शन के साथ आप इसे यूज कर सकते हैं। Karnataka Bank Limited versus AB Dattar. Company is required to circulate notice about candidatureship of proposed director or issue advertisement even if notice of for appointment as director is given by the person holding negligible shares. शाबाश बेटा। अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि बेटा पर्सन शेयर होल्डर ही नोटिस दे सकता है, कोई अनजान आदमी, शाबाश ध्यान से सुन लो, company is required to circulate notice about the candidature of proposed director or issue advertisement even if notice for appointment as director is given by a person holding negligible shares। यानी अगर जिसके पास शेयर्स बिल्कुल नहीं है और वो भी डायरेक्टरशिप के लिए स्टैंड होना चाहता है तो वो हो सकता है, तो कंपनी को उसका कैंडिडेचर को नोटिस शेयर होल्डर को देना पड़ेगा। कंपनी को उसके कैंडिडेचर का नोटिस देना पड़ेगा। शाबाश बेटा। आपको याद होगा कि हमने अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की थी, हमने ऐसे पर्सन की अपॉइंटमेंट की थी जो ना तो जो एनुअल जनरल मीटिंग में जिसकी रिटायरमेंट नहीं होने वाली है, यानी जो रोटेशनल डायरेक्टर नहीं है। रोटेशनल डायरेक्टर कुड बी रीअपॉइंटेड इन द एनुअल जनरल मीटिंग, लेकिन उनके अलावा भी, शाबाश, उनके अलावा भी कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्टरशिप के लिए स्टैंड हो सकते हैं। आप याद कीजिए सेक्शन 160 हमने आपके साथ डिस्कस किया था, उसमें हमने क्या पढ़ा था, राइट ऑफ पर्सन्स अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। अब उस पर्सन के पास चाहे नेग्लिजिबल शेयर हो, कर्नाटका बैंक लिमिटेड वर्सेस AB दत्तार के केस में ये कहा, कोर्ट ने ये कहा कि उसके पास चाहे नेग्लिजिबल शेयर्स हो, नेग्लिजिबल शेयर्स का मतलब ये है कि पहले के एक्ट की बात करें, 1994 की बात करें, तो उस समय शेयर क्वालिफिकेशन की बात होती थी। अभी 2013 के एक्ट में शेयर क्वालिफिकेशन की बात नहीं होती है, तो 1994 का केस है इसीलिए क्वालिफिकेशन शेयर्स की बात कर रहे हैं। तो कोई भी पर्सन यानी 19 केस नंबर 20 के साथ, शाबाश, केस नंबर 20 के साथ आप लिख लीजिए रेफर सेक्शन 160। सेक्शन 160 के साथ आप इसे रेफर करेंगे तो आप ये बात समझ जाएंगे। कंपनी इज रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट नोटिस अबाउट कैंडिडेचर ऑफ द प्रपोज्ड डायरेक्टर और इशू एडवर्टीजमेंट इवन इफ नोटिस फॉर अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर इज गिवन बाय द पर्सन होल्डिंग नेग्लिजिबल शेयर्स। यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि एक पर्सन के पास अगर शेयर होल्डिंग हो टू सर्टेन एक्सटेंट, कुछ शेयर्स हो तो ही वो डायरेक्टर बन पाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। केस नंबर 21 करेंगे, एडोर सर्निया लिमिटेड वर्सेस इंडोकैन इंजीनियरिंग 1999 का केस है। शाबाश। इफ स्टे हैज बीन ग्रांटेड टू होल्ड AGM, एडिशनल डायरेक्टर कंटिन्यू टू बी डायरेक्टर एज देयर वाज नो डिफॉल्ट इन होल्डिंग AGM। अगर कंपनी की AGM पर स्टे लगाया हुआ है
ध्यान से आप बात नोट करेंगे बेटा। If stay has been granted to hold AGM, additional director continue to be director as there was no default in holding AGM. केस नंबर 21 को आप विशेष तौर पे ध्यान में रखेंगे बेटा, ठीक है। एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हुए थे तो उनका ऑफिस होता है जब तक एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हो जाती। अब एनुअल जनरल मीटिंग में को हेल्ड करने में कोर्ट ने स्टे लगाया है, कोर्ट ने कहा है कि तुम्हें एजीएम नहीं करनी। कंपनी का तो डिफॉल्ट नहीं है ना। जहाँ पे ये विलिंगनेस, कंपनी की विलिंगनेस है, ये डायरेक्टर्स की खुद की इच्छा है कि एजीएम ना की जाए, तो वहाँ पे एडिशनल डायरेक्टर्स जब तक एजीएम हो जानी चाहिए थी वहाँ तक वो रिटायर हो जाएंगे। केस नंबर 21 को आप विशेष तौर पे ध्यान में रखेंगे। केस नंबर 21 को आप विशेष तौर पे ध्यान में रखेंगे। डी रोज पोर्टर वर्सेस पॉइनियर सीड कंपनी लिमिटेड 1989 का केस है। कंपनी कांट रिफ्यूज टू अपॉइंट अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर मालाफाइड रीजंस। ठीक है बेटा, मालाफाइड और बोनाफाइड मतलब दो वर्ड्स सीख लीजिए। मालाफाइड का मतलब होता है विद बैड इंटेंशन, और बोनाफाइड का मतलब होता है विद गुड इंटेंशन। कंपनी कांट रिफ्यूज टू अपॉइंट अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर मालाफाइड रीजन। अल्टरनेट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट तो एक्ट ने कंtemplate करी है, तो ये सिचुएशन अगर क्रिएट हो रही है अल्टरनेट डायरेक्टर की, तो अल्टरनेट डायरेक्टर कुड बी अपॉइंटेड। शाबाश बेटा, आप ये कह के रिफ्यूज नहीं कर सकते कि आप अल्टरनेट डायरेक्टर को मालाफाइडली अपॉइंट कर रहे हो। आप अप फ्रंट ये कह के रिफ्यूज नहीं कर सकते। अगर अल्टरनेट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की सिचुएशन क्रिएट हो गई है तो अल्टरनेट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट तो होगी ही होगी। यानी आप एक्ट से ऊपर नहीं हो सकते। एक्ट ने अल्टरनेट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट को रिकॉग्नाइज किया है, तो आप उसे रिबूट नहीं कर सकते, उसे आप खंडित नहीं कर सकते। तो केस नंबर 22 ध्यान से आप नोट करेंगे। केस नंबर 23 की बात हम करेंगे। सलम एम बेविजियर वर्सेस मोहम्मद अजरुद्दीन 1995 का केस है ये। Director can't be disqualified under Section 164 of the Companies Act 2013 if he is punished under Factories Act, similar to erstwhile Section 274 of the Companies Act 1956। ठीक है बेटा, तो फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर अगर पनिशमेंट मिली है तो फैक्ट्रीज एक्ट में क्या होता है बेटा। फैक्ट्रीज एक्ट एक कानून है हमारे देश में जो फैक्ट्रीज पर अप्लाई होता है, और फैक्ट्रीज एक्ट में 3 तरह की रिक्वायरमेंट होती हैं। फॉर द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स, फॉर द सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। तो वहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट में जो छोटी मोटी सज़ा मिलती है 1-2 महीने की, तो उसकी वजह से आप डिस्क्वालीफाइड नहीं माने जाएंगे। डायरेक्टर कांट बी डिस्क्वालीफाइड अंडर सेक्शन 164 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इफ ही इज पुनिश्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट। तो आपने बेटा क्या करना है, कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर के ऊपर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आप पहले तो 164 के अकॉर्डिंग अपना आंसर लिखेंगे। 164 के अकॉर्डिंग जो सेक्शन 164 ने डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड बताए हैं, आप पहले उन्हें लिख देंगे। फिर बाद में आप इस केस को रेफर कर सकते हैं, बाद में इस केस को कोट कर सकते हैं, बाद में इस केस को रेफर कर सकते हैं, केस नंबर 23 को। आइए अब हम पढ़ेंगे केस नंबर 24, पुनीत गोयल वर्सेस 3 एसिस सर्विसेज लिमिटेड। इफ कंपनी डू नॉट प्रोड्यूस एनी एविडेंस रिगार्डिंग इशू ऑफ नोटिस ऑफ फॉर मीटिंग ऑफ डायरेक्टर can't said to be vacated office under section 167 of the Companies Act 2013। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? शाबाश। कंपनी ने डायरेक्टर को नोटिस दिया है कि ही शुड वेकेट द ऑफिस ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 167। पहले ये सेक्शन 283 होता था, अब ये सेक्शन कौन सा हो गया है, 167 ये सेक्शन हो गया है। तो लेकिन कंपनी ये प्रूव नहीं कर पा रही है कि
कंपनी ये प्रूव नहीं कर पा रही है कि उसने उसे नोटिस दिया है। अगर कंपनी के पास इस बात का एविडेंस नहीं है तो डायरेक्टर, ध्यान से नोट कीजिए बेटा, इफ अ कंपनी डू नॉट प्रोड्यूस एनी एविडेंस रिगार्डिंग इशू ऑफ नोटिस फॉर मीटिंग टू डायरेक्टर्स, ठीक है बेटा, directors can't be said to be vacated office under section 167 of the Companies Act 2013 से, हाँ ठीक है। तो सेक्शन 167 में ग्राउंड था, ठीक है, आप याद कीजिए बेटा, सेक्शन 167 में ग्राउंड था कि अगर डायरेक्टर जानबूझकर एब्सेंट रहता है, ठीक है बेटा, वो बात समझ में आएगी नहीं, 12 महीने में अगर 12 मंथ्स के दौरान डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग से एब्सेंट रहता है तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है, ठीक है। और कंपनी ने क्या किया, कुछ डायरेक्टर्स को नोटिस ही सर्व नहीं किया, किसी डायरेक्टर को नोटिस ही सर्व नहीं किया। अब उसे पता ही नहीं चला कि बोर्ड मीटिंग कब कब होनी है, तो इस वजह से वो 12 महीने में कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया, ठीक है। जब उस डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तो उसने इस बात को चैलेंज किया कोर्ट में कि आप एविडेंस दो कि आपने मेरे को नोटिस भेजा है, और कंपनी कोई भी एविडेंस नहीं दे पाई कि उन्होंने डायरेक्टर को नोटिस भेजा है। कंपनी कोई एविडेंस नहीं दे पाई कि उन्होंने मीटिंग का नोटिस भेजा है और इसीलिए डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया। तो दिस इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ वेकेशन ऑफ ऑफिस। ऐसा केस नंबर 24 में कहा पुनीत गोयल वर्सेस श्री एसिस सर्विसेज लिमिटेड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस यहाँ बनता है और कोरस्पॉन्डिंग सेक्शन इसका 283 था। आपको यू नीड नोट टू रिमेंबर दैट सेक्शन, आप 167 को ही याद रख लें तो ये ही जरूरत से ज़्यादा है, यही काफ़ी है। शाबाश। केस नंबर 25 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। LIC वर्सेस एस्कॉर्ट्स लिमिटेड की केस में क्या हुआ था, आप ध्यान से नोट करेंगे। शेयर होल्डर्स हैव स्टैट्यूटरी राइट, लीगल राइट है डायरेक्टर को रिमूव करने का शेयर होल्डर का लीगल राइट है। शेयर होल्डर्स कांट बी रिस्ट्रेन्ड, शेयर होल्डर के ऊपर आप पाबंदी नहीं लगा सकते, रोक नहीं सकते। फॉर कॉलिंग एन EGM फॉर रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, अगर शेयर होल्डर डायरेक्टर को रिमूव करना चाहता है तो आप डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर को रोक नहीं पाएंगे, आप शेयर होल्डर को रोक नहीं पाएंगे। अगर आप, शाबाश, ध्यान से आप नोट करेंगे बात को। अगर शेयर होल्डर EGM कॉल करना चाहता है तो डायरेक्टर्स या कोई भी पर्सन शेयर होल्डर को इसलिए रोक नहीं पाएगा कि ये नहीं चाहते, रोकने वाले लोग, वो डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, वो MD भी हो सकता है, कि शेयर होल्डर कुछ डायरेक्टर्स को रिमूव करे। तो ये स्टैच्यूटरी राइट है। स्टैच्यूटरी राइट मतलब अ राइट गिवन बाय द लॉ टू रिमूव डायरेक्टर। शेयर होल्डर कंपनी के अल्टीमेट मालिक हैं, ओनर हैं, उन्होंने तो डायरेक्टर को अपॉइंट किया था। अगर डायरेक्टर उनके अकॉर्डिंग नहीं काम कर रहे तो वो रिमूव कर सकते हैं। बेटा कितना ही अच्छा हो अगर ये प्रोविज़न हमारे पॉलिटिक्स में भी आ जाए। इसको बोलते हैं पावर टू रिकॉल। अगर कोई नेता ढंग से काम ना करे, अगर कोई नेता अपनी ड्यूटी को पूरा ना करे, दंगे फसाद कराए, पब्लिक को नुकसान पहुंचाए, घोटाले करे, तो जनता को भी ये राइट मिलना चाहिए कि वो उसे रिकॉल कर पाए। जिस दिन हमारे देश में ये जो हम केस नंबर 25 में बात पढ़ रहे हैं, जिस दिन हमारे केस में ये काम हो गया, जिस दिन हमारे देश में ये काम हो गया ना बेटा, हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमारा देश दुनिया का नंबर 1 कंट्री बन जाएगा। Shareholders have statutory right to remove director. Shareholders can't be restrained from calling an extraordinary general meeting for removal of director. आप ध्यान से बात को नोट करेंगे बेटा, ध्यान से आपको बात को नोट करेंगे। केस नंबर 25 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप केस नंबर 26 को करेंगे, बजाज टेम्पो लिमिटेड वर्सेस NK फ्रोडिया। 1971 का केस है। ये भी इम्पोर्टेंट केस माना जाता है, बड़ा रिनाउंड केस माना जाता है। आप ध्यान से इसे नोट करेंगे। डायरेक्टर्स आर इन fiduciary position towards company and shareholders. Directors are in fiduciary position towards company and shareholders. fiduciary वर्ड का मतलब है रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट। दुर्गा सिंह वर्सेस स्टेट 1955 का केस है।
moral turpitude is not defined. What is the moral turpitude? It means anything done against justice, honesty, modesty or good morals. क्या आप इन वर्ड्स की मीनिंग जानते हैं? What is justice? न्याय, honesty ईमानदारी, modesty ठीक है बेटा अच्छा आचरण, and good morals नैतिकता. अब क्या चीज़ इमोरल हो सकती है, क्या चीज़ मॉरल टर्पिट्यूड हो सकती है? ठीक है, किसी और केस की किसी और सिचुएशन में बात कर रहे थे कि अगर एक डायरेक्टर ट्रेन में या बस में बिना टिकट के पकड़ा जाए, अगर एक डायरेक्टर ट्रेन में या बस में बिना टिकट के पकड़ा जाए तो इट कुड बी अ बेटा ऑफेंस ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड. ठीक है, मॉरल टर्पिट्यूड वर्ड यूज हुआ है. ठीक है, अगर वो कॉन्विक्ट है मॉरल टर्पिट्यूड के केसेस में तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है. ऐसा इस तरह की बात आपने सेक्शन में पढ़ी होगी 164 वगैरह सेक्शन में. तो मॉरल टर्पिट्यूड केस क्या है, मॉरल टर्पिट्यूड है क्या? ठीक है, कहते हैं जी आप जस्टिस, न्याय, ईमानदारी, अच्छा आचरण, गुड आचरण, मोडेस्टी और गुड मॉरल्स नैतिकता के अगेंस्ट काम करते हैं तो दैट कुड बी मॉरल टर्पिट्यूड केस. ठीक है, तो आपको इस ध्यान से इस बात को समझना है. और आप पूछते भी हैं जब क्लास में मैं आपको पढ़ाता हूँ मॉरल टर्पिट्यूड, तो मैक्सिमम बच्चे पूछते हैं जी मॉरल टर्पिट्यूड क्या होता है. मॉरल टर्पिट्यूड का मतलब एन एक्ट अगेंस्ट गुड मॉरल, एन एक्ट अगेंस्ट गुड मॉरल यानी अनैतिक. हिंदी में अगर मैं इसको नाम दूँ कोई, सेक्शन 27 में जो ये वर्ड यूज हुआ है, अगर मैं इसका कोई नाम हिंदी का नाम मैं आपको दूँ तो उसका क्या होगा? इसका अनैतिक. अनैतिक तो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि क्या अनैतिक है. अगर किसी डायरेक्टर ने कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ के साथ या अपने को डायरेक्टर के साथ अभद्र व्यवहार किया है, ठीक है, निंदनीय व्यवहार किया है, अनएक्सेप्टेबल व्यवहार किया है तो वो मॉरल टर्पिट्यूड है. अगर मान लीजिए उसने किसी फीमेल वर्कर के साथ गलत बिहेव किया है, ठीक है, तो दैट कुड बी द ऑफेंस ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड. अगर उसने पैसे के हिसाब किताब में हेरा फेरी करी है दैट कुड बी एन ऑफेंस ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड. अगर उसने चीटिंग करी है, नकली सामान बेचने के लिए वो दोषी पाया गया, दैट कुड बी ऑफेंस ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड. तो देयर आर मैनी इंस्टांसेस वेयर अ पर्सन कुड बी हेल्ड गिल्टी ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड. लेकिन मॉरल टर्पिट्यूड को हम एक प्रिसाइज डेफिनेशन दे पाए, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दे पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो कुछ ग्राउंड्स बता दिए, इन ग्राउंड्स पर अगर डायरेक्टर ऑफेंस करे और उसको सजा मिले तो दैट कुड बी मॉरल टर्पिट्यूड. यानी अगर आप एक हिंदी के एक वर्ड के थ्रू से समझना चाहें तो हम कह सकते हैं अनैतिक काम. रघुनाथ स्वरूप माथुर वर्सेस रघुराज बहादुर माथुर 1967 का केस है और इस केस को आप पढ़ेंगे सेक्शन 162 के साथ. व्हाट इज सेक्शन 162 and section 162 is appointment of director to be voted individually. जब आप डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट करें तो इंडिविजुअल वोट के थ्रू करें. एंड ब्लॉक अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, आप एन ब्लॉक अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते. तो केस को आप ध्यान से पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है, केस को आप ध्यान से पढ़ेंगे. क्या हुआ था केस में? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स नॉट वोटेड ऑन इंडिविजुअल बेसिस विल बी वॉइड. ठीक है, इवन इफ नो बॉडी ऑब्जेक्टेड इट. क्या हुआ था इस केस में कि सभी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट एक ही रिजोल्यूशन से कर दी, इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट नहीं करी और किसी भी शेयर होल्डर ने उसका विरोध नहीं किया. ठीक है, यानी सर्वसम्मति के साथ डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट हो गई, एक ही रेजोल्यूशन से सभी डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट हो गई. टेक्निकली सेक्शन 162 को ब्रीच कर दिया. कैसे ब्रीच कर दिया? क्योंकि सेक्शन 162 ये कहता है कि आप एन ब्लॉक अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते. डायरेक्टर शुड बी अपॉइंटेड बाय वोटिंग इंडिविजुअली ऑन इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स. लेकिन अगर आप एन ब्लॉक अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं तो एन ब्लॉक अपॉइंटमेंट से पहले, ध्यान से सुनना बात, एक और रिजोल्यूशन पास करोगे और वो रिजोल्यूशन सर्वसम्मति से निर्विरोध पास होना चाहिए.
कोई भी शेयर होल्डर उसे ऑब्जेक्ट ना करे। यानी एनब्लॉक अपॉइंटमेंट से पहले एक और रिजोल्यूशन पास होगा, फिर एनब्लॉक अपॉइंटमेंट हो सकती है, अगर आप सेक्शन 162 को ध्यान से पढ़ें तो। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या किया, इस केस में सीधा ही सभी डायरेक्टर्स को एक ही रेजोल्यूशन से विदाउट पासिंग ऑफ प्रायर रेजोल्यूशन, पहले एक रेजोल्यूशन पास किए बिना, और उस रेजोल्यूशन में क्या पास करोगे आप कि हम एनब्लॉक अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं, और सभी शेयर होल्डर उस पर अपनी सहमति जताएं, अपनी हाँ करें, तो वो अनब्लॉक अपॉइंटमेंट हो पाएगी, अदरवाइज वो अनब्लॉक अपॉइंटमेंट नहीं हो पाएगी। ये हमने पढ़ा केस नंबर 28 में। आप ध्यान से इसे पढ़ेंगे, और कोई भी अगर डाउट है तो 162 के प्रोविजंस को आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। शाबाश बेटा। अगर आप डायरेक्टली आप नहीं कर सकते, यानी प्रायर एक रेजोल्यूशन पास करके आप एनब्लॉक अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। एनब्लॉक अपॉइंटमेंट का क्या मतलब है? एनब्लॉक अपॉइंटमेंट का मतलब है कि एक ही रेजोल्यूशन से बहुत सारे डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट। आयड वर्सेस मिल्टन प्रोप्राइटरी लिमिटेड 1935 का केस है। Additional director hold office till the next annual general meeting, and therefore they would not be included in the whole number of directors for the purpose of computing the proportion of directors who should retire at the meeting. Very very important. Additional director क्योंकि मीटिंग शुरू होते ही रिटायर हो जाते हैं, और जब आप रोटेशनल डायरेक्टर की संख्या काउंट करोगे तो एडिशनल डायरेक्टर को वहाँ पे, ये इस कोर्ट में इस केस में कोर्ट का कहना था कि एडिशनल डायरेक्टर तो ठीक है एनुअल जनरल मीटिंग के कमेंस होते ही रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए उनकी अपॉइंटमेंट आपको रोटेशनल डायरेक्टर की कैलकुलेशन में नहीं करनी चाहिए। ये इस केस में कोर्ट का कहना था। एडिशनल डायरेक्टर होल्ड ऑफिस टिल द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग एंड देयरफॉर they would not be included in the whole number of directors for the purpose of computing the proportion of directors who should retire at the meeting. यानी जब आप रोटेशनल डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट को कैलकुलेट करेंगे कि रोटेशनल डायरेक्टर कौन कौन हो सकते हैं, ठीक है, तो उनकी कैलकुलेशन करने के लिए आप एडिशनल डायरेक्टर को उसमें काउंट ना करें। शाबाश, ये कहना था कोर्ट का 1935 के इस केस में। और ये एक लास्ट केस बेटा आज के इस सेशन में करेंगे। ये लास्ट केस आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नमिता गुप्ता वर्सेस चर्चर नेटिव ज्वाइंट स्टॉक कंपनी 1991 का केस है। टू अपॉइंट पर्सन एज रेगुलर डायरेक्टर प्रोसीजर ऑफ सेक्शन 160 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इज मैंडेटरी। और सेक्शन 160 किस बात की प्रोसीजर की बात करता है कि राइट ऑफ द पर्सन टू बी अपॉइंटेड, ठीक है बेटा, राइट ऑफ पर्सन, और उस पर्सन कौन सा पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। तो रीड केस नंबर 30 विद सेक्शन 160। और सेक्शन 160 क्या कहता है कि एक पर्सन जो रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं है, अगर वो अपना कैंडिडेचर फाइल करता है या कोई दूसरा शेयर होल्डर उसका कैंडिडेचर फाइल करता है, तो सेक्शन 160 का प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। इस केस में हुआ क्या था? टू अपॉइंट पर्सन एज ए रेगुलर डायरेक्टर प्रोसीजर ऑफ सेक्शन 160 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इज मैंडेटरी। और जो सेक्शन 160 का प्रोसीजर है वो मैंडेटरी है, कंपलसरी है। इफ कंपनी डज नॉट सर्कुलेट द नोटिस एज पर सेक्शन 160, तो जब कंपनी को नोटिस मिलता है कि कोई पर्सन जो रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं है वो कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है, तो कंपनी उसकी कैंडिडेचर को सर्कुलेट करती है, ठीक है बेटा, नोटिस के थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू। और अगर कंपनी ने, इफ कंपनी डज नॉट सर्कुलेट द नोटिस एज पर सेक्शन 160, और कंपनी ने अगर 160 के अकॉर्डिंग वो नोटिस सर्कुलेट नहीं किया, तो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर विल बी इनवैलिड, ठीक है बेटा। और जो डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होगी वो इनवैलिड होगी अगर कंपनी ने सेक्शन 160 के प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया। तो आप सेक्शन 160 को ध्यान से पढ़ना। आपने ये देखा होगा कि सेक्शन 160 पर कई केस हैं इस लिस्ट के अंदर। तो ये बेटा ये एक प्राइमरी लिस्ट थी, और ऐसी लिस्ट में आपको, ऐसे केसेस में आपको और भी बताऊंगा। पहले मैं आपका रिस्पॉन्स देखूंगा कि आपने इन केसेस को किस तरह से एक्सेप्ट किया है या नहीं किया, और मैं ये आपकी चॉइस भी दे रहा हूँ कि आप चाहें तो इन केसेस को एक्सेप्ट करिए या इनको ओवरलुक कर लीजिए,
It all depends upon how much time you have for preparation of your exams. लेकिन इसके अंदर इन केसेस को डिस्कस करते हुए मैंने कुछ केसेस की इम्पोर्टेंस आपको बताई थी कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। तो जिन केसेस को मैंने इम्पोर्टेंट मार्क किया है इस लिस्ट में, उन केसेस को तो आपको ज़रूर करना चाहिए। मैं और भी कई केसेस आपके लिए लेकर आऊँगा और आपको पढ़ने के लिए दूंगा। ठीक है सर। तो इन 30 केसेस को आपने ध्यान से समझना है, करना है। और अगर आप साथ साथ नोट नहीं कर पाए तो चिंता नहीं करनी है, मैं आपको इनकी लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, इनकी एक लिस्ट आपको मिल जाएगी और उसके प्रिंट आपके सेंटर कोऑर्डिनेटर आपको उन नोट्स की प्रिंट्स आपको दे देंगे। और इनके ऊपर कोई भी अगर डाउट है तो वो डाउट आपने मुझे भेजना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।